जैसा कि हमने पिछले क्लासों में देखा था, जब हम अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे थे, तो हमें इसका मुख्य रूप से 3 पार्ट पढ़ना था। एक पृष्ठभूमि, जो हम पढ़ चुके थे। हमें दूसरा पढ़ना था कारण, जो हम जान चुके थे। और कारण में मेनली हम 4 कारण डिस्कस किए थे। इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक, इंटेलेक्चुअल क्लास यानी बौद्धिक, और लास्ट इमीडिएट कॉज यानी तत्कालिक कारण। अब हम जानते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इम्पोर्टेंट इवेंट। महत्वपूर्ण घटना। तो एक्चुअली हम इसको 3 चरण में पढ़ेंगे, फेज के साथ। फेज मतलब होता है चरण। पहला चरण, अब यदि इस इंपोर्टेंट घटना को पढ़े तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। पहली घटना घटेगी ब्रिटिश द्वारा और दूसरी घटना घटेगी अमेरिकन लोगों द्वारा। तो हम एक साइड पर लिख कर सकते हैं एक्शन बाय ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश द्वारा किया गया एक्शन, और इसके बदले में जो अमेरिकन रिटेलिएट करेंगे यानी रिएक्शन, जो रिएक्शन देंगे, रिएक्शन बाय अमेरिकन्स। एक एक्शन बाय ब्रिटिश और एक्शन बाय रिएक्शन बाय अमेरिकन। यदि इसमें हम पहला चीज बात करें, जब हमको पहली चीज पढ़नी है तो पढ़नी है ग्रीनविल नीति। ग्रीनविल पॉलिसी। जब ग्रीनविल पॉलिसी आएगी ब्रिटिश द्वारा, तो इसका रिएक्शन क्या होगा अमेरिका में? तो स्वतंत्रता की बेटी एवं स्वतंत्रता के बेटा, यानी लिबर्टी ऑफ डॉक्टर एंड लिबर्टी ऑफ सन्स। की पहली घटना हमको पढ़नी है कि जब ब्रिटिश करेगी ग्रीनविल पॉलिसी, तो अमेरिकन द्वारा जो रिएक्शन होगा, स्वतंत्रता की बेटी और स्वतंत्रता का बेटा। दूसरा चीज जो आता है वो आता है रकिंगम। रकिंगम, आप इसके हिंदी देख लीजिएगा, रकिंगम डिक्लेरेशन, इसका हिंदी देख लीजिएगा। एवं टाउनशेंड प्लान, टाउनशेंड नीति, यानी रकिंगम हम छोड़ते हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास। जब रकिंगम डिक्लेरेशन एवं टाउनशेंड नीति आएगी, तब इधर से जो किया जाएगा वो होता है बोस्टन नरसंहार 1770। इसके बाद तीसरी घटना घटेगी तो बोलते हैं लॉर्ड
नॉर्थ के द्वारा एक पॉलिसी आएगी जिसको हम बोलते हैं टी पॉलिसी। जब उधर से टी पॉलिसी आएगी ब्रिटिश द्वारा, तो जो रिएक्शन ग्रुप में होगा वो बोस्टन टी पार्टी। मेनली हमको इसको 3 चरणों में पढ़ना है। ग्रीनविल नीति, तो रिएक्शन ग्रुप में स्वतंत्रता की बेटी और स्वतंत्रता का बेटा, लिबर्टी ऑफ डॉक्टर, लिबर्टी ऑफ सन्स। यहाँ रकिंगम डिक्लेरेशन एवं टाउनसेंड नीति, जिसके रिएक्ट में होगा बॉस्टन नरसंहार 1770। अगला लॉर्ड नॉट लाएगा टी पॉलिसी, तो अमेरिकन द्वारा किया जाएगा रिएक्शन, इसको बोलते हैं बॉस्टन टी पार्टी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 7 ईयर वॉर हुआ था, 7 ईयर वॉर 1756 से लेकर 63 तक, फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थी, जो ब्रिटेन था, वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार, यानी आर्थिक संकट का शिकार हो गए थे। शिकार हो गए थे और उसने इस आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए अमेरिका की तरफ मुड़ा। उसने सोचा कि जितने साल हम 7 ईयर वॉर में हम उधर मस्त रहे हैं, हम अमेरिका पर अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जो अमेरिकन कॉलोनी के लोग हैं, इन्होंने रूल को बहुत ज्यादा तोड़ा है। इन्होंने नेविगेशन रूल को तोड़ा, एक्जिम लॉ को तोड़ा और खूब पैसा कमाया है। इसलिए पैसा अमेरिकन कॉलोनी से दिया जाएगा। तो उन्होंने जो बोला कि जो ये मेनली 7 ईयर वॉर था, ये 7 ईयर वॉर अमेरिकन 7 ईयर वॉर जो था अमेरिकन कॉलोनी की रक्षा के लिए लड़े गए थे, यानी अमेरिकन कॉलोनी की प्रोटेक्शन के लिए लड़ा गया था, प्रोटेक्शन के लिए लड़ा गया था। यानी इस वॉर को लड़ा गया था मेनली अमेरिकी कॉलोनी के प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए जब हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे तो उनकी वजह से हम आर्थिक संकट का शिकार हो गए। इसलिए जो हम आर्थिक संकट का शिकार हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हमारा सहयोग करेगी इसमें अमेरिकी कॉलोनी, मुझे टैक्स देकर। लेकिन अब दूसरी तरफ अमेरिकी कॉलोनी के जो लोग थे वे इस बात को समझ चुके थे। उसने 3 चीजों पर रोक लगाई। पहला, न्यू टैक्सेस लगा दिया, न्यू टैक्सेस, इसको भी हम आगे जानेंगे। न्यू टैक्सेस, नया टैक्स, जैसे स्टैम्प ड्यूटी और सुगर ड्यूटी। उसने अगला जो चीज किया वो लगा दिया, जो मेनली लॉ थे, जो कानून उसने बनाया था पहले, नेविगेशन लॉ, एक्जिम लॉ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको और अच्छे से लागू किया और इम्प्लीमेंट किया स्ट्रिक्ट तरीके से कि तुम लोग बहुत लॉ तोड़े हो, इसलिए और इसको अच्छा से लगाया जाएगा, सब तरीके से तुम पे लगाया जाएगा। और तीसरा चीज,
उसने एक्सपेंडिशन यानी फैलाव पे रोक लगा दी। और ब्रिटेन ने अमेरिकी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से कहा कि तुम बहुत ज्यादा फैल रहे हो अपने एरिया से, इसलिए अगर तुम फैल रहे हो इस फैलाव को बंद करो, क्योंकि हमको ये जो अमेरिका के जो मूल निवासी है जिसको रेड इंडियन बोलते हैं, इनकी अधिकारों की हमें चिंता है, इनकी जिंदगी की हमें चिंता है, इसलिए तुम अब ज्यादा एक्सपेंड नहीं करोगे। एक्सपेंडिशन कम्युनिटी ये आइए इसको देख लीजिएगा, एक्सपेंडिशन इसको हटा ही देते हैं, फैलाव जिसको बोलते हैं। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि तुम बहुत ज्यादा फैलाव कर रहे हो और तुम्हारे इस फैलाव की वजह से नुकसान हो रहा है रेड इंडियन का, तब इसके रिटेलिएट में, इसके बदले में अमेरिकी कॉलोनी ने बोले कि हम और फैलाव कर रहे हैं और तुम और मूल जो निवासी है जिसको रेड इंडियन बोलते हैं, तुम उनके अधिकारों की चिंता कर रहे हो। तब तुम्हारे अधिकार कहाँ गए थे जब तुमने लाखों रेड इंडियन को मरवा दिया था अपने प्रॉफिट के लिए? तब तुम्हें अपने अधिकार में सोचे थे। मेनली यही था। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है। पहला चीज न्यू टैक्सेस, दूसरा लॉ को और इम्प्लीमेंट किया अच्छे से स्ट्रिक्ट तरीके से, और तीसरा जो अमेरिकन कॉलोनी थी उसके एक्सपेंडिशन पे रोक लगा दी। अब कैसे रोक लगाए? न्यू टैक्सेस क्या है, किसने लाया, इसको हम समझना की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे उतार लें। तो फेज 1 में क्या हुआ, एक ग्रीनविल नीति आई जिसके तहत जो 3 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला न्यू टैक्सेस लगाया जिसमें था स्टैम्प कर, स्टैम्प ड्यूटी, और दूसरा शुगर ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी मुख्य रूप से अखबारों पर लगता है, कुछ दस्तावेज पे लगता है। अगला इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके माध्यम से वह अमेरिकी लोगों का शोषण कर रही थी, उसने उसको और सख्त कर दिया। और यहाँ पे अमेरिकन एक्सपेंडिचर पर, अमेरिकन एक्सपेंशन पे उसने क्या लगा दी, रोक लगा दी। एक्सपेंशन पे उसने क्या कर दी, अब जब उसने ऐसा किया तो इसके बदले में अमेरिकी जरूर है कि कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यार ये ब्रिटिश को यहाँ पे नया टैक्सेस लगा रही है। ये तो मानते हैं कि ये जो रूल तोड़ा इसको आपने कर दिया, ये भी आपने कर दिया, लेकिन टैक्सेस लगाने का अधिकार ब्रिटिश के पास कहां से है? क्योंकि जो आपकी 13 कॉलोनी है, इन 13 कॉलोनियों के गवर्नर है और उनका खुद का लेजिस्लेचर है, खुद की विधायिका है, और वहां की विधायिका इन 13 कॉलोनियों पे कर लगाती है। यानी 13 कॉलोनियां, 13 गवर्नर और 13 लेजिस्लेचर, और हर कॉलोनी का विधायिका उस कॉलोनी के लिए कर निर्धारित करती है। लेकिन पहली बार इसने लागू कर दी ब्रिटिश ने सीधे तौर पे। जब इसने लागू की तो अमेरिकी वालों ने इसको देने से मना कर दिया। अमेरिका ने इसको देने से मना कर दिया और उन्होंने एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि रिप्रेजेंटेशन की कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं? उनका खुद का लेजिस्लेचर है, तो रिप्रेजेंटेशन मांग कहाँ पे रहे हैं? तो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में।
कहाँ पे मांग रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों मांग रहे हैं? ये भी आपके सोचने वाली बात है यार, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे? अब ये रिप्रेजेंटेशन अभी क्यों मांग रहे हैं जब इनका नया टैक्सेस लगा? अगर रिप्रेजेंटेशन मांगना ही था तो वो पहले ही मांग सकते थे कि हमको भी प्रतिनिधित्व दो, हमको भी ब्रिटिश संसद में बैठाओ। पहले तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, 1689 में ब्रिटिश द्वारा दिया गया था द जेंटलमैन लॉ। द जेंटलमैन लॉ जो ये कहता है कि जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट अमेरिकन पे सीधे तौर पे टैक्स लगाएगी तो अमेरिका का जो वर्ग ब्रिटेन को टैक्सेस देगा वो उसको कहां पे बैठाएगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बस अमेरिकी के कॉलोनी ने इसी बात को पकड़ लिया कि तुमने ही कहा है, हमने तो खुद अपनी मर्जी से बोल नहीं रहे। जब तुमने खुद कहा है तो तुम पहले हमको रिप्रेजेंटेशन दो, तब हम तुमको टैक्स देंगे। तुमको टैक्स चाहिए, बोड़ा भर के ले जा पैसा, 2 बोड़ा 3 बोड़ा कहो तो फेंक देते हैं ऐसे ही। लेकिन हमको कहाँ बैठा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन ब्रिटेन ऐसा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपको जिस भी घर को लूटना होगा या जिसका भी शोषण करना होगा, आप कभी भी उसको उस घर का चौकीदार नहीं बना सकते हो, बना ही नहीं सकते हो। कि आपको जिस घर को लूटना है, यदि आपने उसी घर के आदमी को चौकीदार बना दिया तो आपका उस घर को लूटना मुश्किल हो जाएगा, आप उस घर को लूट नहीं पाओगे। अब यहाँ पे ब्रिटेन क्या जानते थे कि अगर हमने रिप्रेजेंटेशन दी तो हम नहीं लूट पाएंगे, हम अमेरिका का शोषण नहीं कर पाएंगे। से हमारे यहाँ पे भी देखो, आप इंडिया में देखो तो इंडिया में भी हमारे यहाँ पर सेम कंडीशन थी। जो आईसीएस जो कमिश्नर मेनली होते थे उसमें वो भारतीयों को ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसको भारत को लूटना है। अब आईसीएस कमिश्नर क्या है? मेनली एक ऑफिसर। यदि एक गार्ड को जैसे भारत को लूटना है, अब भारत के लोगों को गार्ड बना देंगे कि जो अब तुमको ये संभालना है, तो लूटना संभव हो ही नहीं पाएगा। लेकिन वे भारत को सीधे तौर पर मना भी नहीं कर सकते थे भारतीयों को कि तुमको आईसीएस कमिश्नर में भर्ती नहीं करेंगे। इसलिए उनकी आईसीएस कमिश्नर की आप शर्तें देखो, अजीबोगरीब। पहली शर्त, लैटिन भाषा का प्रयोग। अब यहाँ आदमी को शुरू से हिंदी नहीं आता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंग्लिश, बहुत सारा इंग्लिश गलत हो सकता है, बहुत सारा हिंदी गलत हो सकता है। लैटिन कहाँ से सीखेगा? वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे 90% आदमी गरीब है, 95% आदमी अशिक्षित है। लैटिन भाषा कहाँ से सीखेगा? क्योंकि यदि आप इंग्लिश में मैंगो बोलो और हिंदी में आम, कितना आसान सा शब्द है, लेकिन लैटिन में मेगा फ्रे इंडिका। हिंदी में मानव, मनुष्य, इंग्लिश में पीपल, लोग, जिसको बोल सकते हो आप ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन लैटिन में होमो सैपियंस। ये तो रही पहली शर्त। दूसरी शर्त, एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे? तो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे कहाँ पे? ब्रिटेन में। और भी कब? करीब 18वीं 19वीं शताब्दी में। और वैसे भी भारत में एक चीज थी कि आप समुद्र पार कर नहीं जा सकते हो, पाप माना जा सकता था। और है कितना पैसा किसी के पास, मानो कि उसने किसी तरीके से सीख भी लिया लैटिन भाषा, किसी तरीके से लंदन में पहुंच भी गया एग्जामिनेशन सेंटर में। तीसरी शर्त, हॉर्स राइडिंग, आपको घोड़ा चलाना आना चाहिए। अब जहां का आदमी गरीब है 90%, घोड़ा कहां से चलाएगा? और घोड़ा है कहां यहाँ पे? तो उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें रखी थी जिसको भारतीय एलिजिबल ही नहीं कर सकते थे, उसको पास ही नहीं कर सकते थे, तो वे सीधे तौर पे जाएंगे ही नहीं, सीधे तौर पे जाएंगे नहीं, तो शोषण उनका होता रहेगा। हम तो बोलेंगे
कि तुम इस एलिजिबल को क्रॉस कर लो, इस जो है शर्तें हैं इसको पास कर लो, तुमको हम ICS कमिश्नर बना देंगे। लेकिन वैसी पॉसिबल थी नहीं। 11 साल बाद पहला ICS कमिश्नर बना हमारे यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसी तरीके से अब ब्रिटेन को अमेरिकी कॉलोनियों का शोषण करना है, लेकिन वह अमेरिकी लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं बैठा सकती है। अब यहाँ पे अमेरिकन कॉलोनियां अड़ गई कि जब तक तुम हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। और बस इसी बात पे ग्रीनविल की सरकार गिर गई और फाइनेंशियल कंडीशन को सही नहीं कर पाए गए। अब इसकी सरकार क्या हो गई, गिर गई। अब एक चीज याद रखोगे कि स्टैंप ड्यूटी मेनली 1765 में आया था। बस इसी बात पे ग्रीनविल की सरकार गिर गई और नेक्स्ट सरकार आई रकिंगम की। ये रहा आपका पहला पेज। हम सेकेंड पेज पढ़ते हैं, जिसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब पहला पेज में भी याद रखोगे जो कि छूट चुका है कि जब उसने नया टैक्सेस लाया ग्रीनविल पॉलिसी के तहत, तो सैमुअल एडम्स ने अमेरिका में स्वाधीनता की बेटी और स्वाधीनता के बेटा नामक संस्था स्थापित की। तो वहां के लोगों ने मिलकर उपनिवेश जो वहां के जो लोग थे, अमेरिकी कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई। वह संस्था का काम था मेनली इनकी नीतियों का विरोध करना। और जो संस्था के लोग थे, जो अमेरिकी कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने कई सारे सरकारी भवनों के स्टैम्प जो पेपर होता है उसको ही जला डाला। अब इसको भी वहां पे मेंशन कर लोगे, इसको वहां पे ऐड कर लोगे। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पेज। सेकेंड पेज है रकिंगम डिक्लेरेशन। रकिंगम, इसका हिंदी देख लोगे, मेरे को इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं पता है। डिक्लेरेशन रकिंगम डिक्लेरेशन एवं टाउनशिप प्लान। टाउनशिप या टाउनशिप होता है प्लान, टाउनशिप प्लान। ऐसे जैसे हिंदी लिखना चाहो इंग्लिश में, जब इसको लिखना चाहो इंग्लिश लिख देता हूँ। रकिंगम डिक्लेरेशन, रकिंगम डिक्लेरेशन एंड टाउनशिप प्लान। अब जो नई सरकार है रकिंगम की, इस सरकार ने वास्तविक समस्या को पहचाना ही नहीं। इसको बस लगा कि यहाँ के लोग परेशान है कि उन पर नया टैक्सेस लगा दिया है। जबकि अमेरिका के लोग में जो असंतुष्टि थी वो काफी पहले से थी, और 7 ईयर वॉर ने एक तत्कालिक कारण ने उनकी जो असंतुष्टि थी उसको बाहर ला दी। उनको विद्रोह करने पर, उनको अपने लिए लड़ने पे मजबूर कर दिया। कि जब तक किसी भी चीज का वास्तविक समस्या को नहीं जानोगे कोई भी बेनिफिट नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चे को देख लो, जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर गांव में होता है, बच्चे 10-10 साल पढ़ते हैं, 2-2 साल किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, फिर भी उनको कुछ नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे हैं। उनके पीछे बस एक ही रीजन है, और मम्मी क्या बोलती है, मेरा बेटा का दिमाग बहुत कमजोर है, से हुआ पे भेजे तो उसको 2 साल पढ़ने के लिए, वो कुछ सीख ही नहीं पाया। जबकि मेनली क्या, वो उसकी वास्तविक समस्या को देख ही नहीं रहा है।
आप उसको कहीं पे पढ़ने भेज रहे हो तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, हार्डली सार्डली स्कूल में 6 घंटे, वो घर पे गया, आपने उसको डोरेमोन पकड़ा दी, रो रहा है तो आपने उसको बबलू डब्लू का कार्टून पकड़ा दिया। तो जब बच्चा वो सारी चीजें देखेगा तो उसके दिमाग में तो बबलू डब्लू और डोरेमोन भरा हुआ रहेगा, तो पढ़ाई वाला चीज उसके दिमाग में जाएगी कहाँ से? दिमाग जब खाली होगा तभी तो कोई चीज इंटर करेगी। दिन भर फोन में लगे रहोगे तो कहाँ से कोई भी चीज इंटर करेगी? करेगी ही नहीं। उसी तरीके से इसलिए किसी भी चीज की वास्तविक प्रॉब्लम को देखना है। यदि किसी को, जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसकी बस एक ही वजह हो सकती है, आज के टाइम में थोड़ा सा भी बच्चा रोता है तो घर वाले उसको चुप कराने के लिए फोन दे देते हैं कि ले बेटा कार्टून देख ले। कार्टून में एक घुस है, दिमाग में उसका कार्टून ही भरा है, उसी कार्टून की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। तब फिर कहते हैं कि टीचर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं था, सिर्फ पैसा लेकर छोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से जो इनकम डिक्लेरेशन की सरकार थी, इसने वास्तविक समस्या को पहचाना ही नहीं। इसने बोला कि ठीक है, तुमको टैक्स से दिक्कत है, हम टैक्स हटा देते हैं। उसने क्या किया कि स्टैम्प ड्यूटी को रिमूव कर दिया, हटा दिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें ऐसा ही चाहते थे ना कि जो तुम पे हम नया टैक्स लगाए उसको हम क्या करते, हटा दें। तो उसने स्टैम्प ड्यूटी को क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन टाउनशिप प्लान के अंतर्गत उसने क्या किया, तो बात बोली कि ब्रिटेन को आज भी हक है कि वो अमेरिकी कॉलोनी पे नया टैक्सेस लगा सकती है। ब्रिटेन को आज भी हक है, राइट्स, ब्रिटेन को आज भी हक है, वो न्यू टैक्सेस लगा सकती है, न्यू टैक्स लगा सकती है अमेरिकन कॉलोनी के ऊपर, अमेरिकन के ऊपर। इसके फलस्वरूप उसने कुछ वस्तुओं पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसको बोलते हैं आयात कर। उसने आयात कर को क्या कर दिया, कुछ वस्तुओं पे बढ़ा दिया। एक इनडायरेक्ट कर होता है, किसी भी वस्तु पे डायरेक्ट नहीं लगती है, इनडायरेक्ट कर होता है। तो उसने बोला टाउनशिप प्लान करते कि ब्रिटेन हैज राइट कि वह आज भी अमेरिकन कॉलोनियों पे नया कर लगा सकती है। तो इसके बदले में वहां पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि आप बात करते हो अधिकार की, ठीक है, अगर हम मान भी लें कि आपका आज भी अधिकार है अमेरिकन कॉलोनियों पर नया टैक्स लगाने का, तो हमारे भी अधिकार की बात रखिए। हमारा भी हक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन था कि हमको भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व दीजिए। अगर आप अपने अधिकार की बात करते हो, सामने वाला का भी तो अधिकार का बात मान रखोगे। आपका अधिकार अधिकार और हमारा अधिकार कुछ नहीं। बस इसी के विरोध में कुछ आंदोलनकारी सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, और सरकार ने तो पहली गलती क्या की, इस वास्तविक प्रॉब्लम को समझने से इनकार कर दिया या समझ नहीं पाई। उसने दूसरी गलती कर दी कि जो आदमी आंदोलन कर रहे थे उस पर उसने गोलियां चलवा दी। इसको हम बोलते हैं बोस्टन नरसंहार। बोस्टन नरसंहार 1770 में हुआ। बोस्टन मास्कर है, बोस्टन नरसंहार। हालांकि इस नरसंहार में 3-4 लोग ही मरे, लेकिन था तो नरसंहार है। हमारे यहाँ पे भी तो हुआ 1999 जालियांवाला बाग हत्याकांड।
जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोनों जगह पर देखो, यहाँ पे लोग अहिंसा के मार्ग पे बस आंदोलन कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ पर भी हम वही कर रहे थे। अभी किसकी जनता है? ब्रिटिश की जनता है। अब जब भी आज हम सरकार के खिलाफ जब भी हम विरोध करेंगे तो सरकार हम पे गोलियां कैसे चलवा सकती है? हम तो उसके लोग हैं, हमको जो उसने लॉ लाया हमको पसंद नहीं है, तो हम तो सिंपल सा एक विरोध कर रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन हमारा भी बात सुनो। बस इतना कहने पे गोलियां कैसे चलवा सकती है तो हम उसकी प्रजा, लेकिन उसने दोनों जगह पे देखो गोलियां चलवा दी। इसके बाद अब देखो एक से एक आदमी आते हैं इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिर उसके बाद एक स्वतंत्रता की लहर देखो भारत में। उसके बाद आप यहाँ पे एक लहर देखो बोस्टन नरसंहार। मेनली जो अब सरकार के पास जो पावर है, ये पावर किस लिए है? सेवा करने के लिए जनता की। यदि सरकार अपनी पावर का उपयोग करके सेवा करने के लिए, तो उसी को तो हम बोलते हैं गॉड। भगवान का ये तो काम है कि उसके पास पावर है लेकिन वो उसका मिसयूज नहीं करती है, इसलिए वो भगवान है। जबकि आप राक्षस को देखो, पावर इसके पास भी है लेकिन यह पावर का मिसयूज करता है। ये पावर का मिसयूज नहीं करते हैं, वे भगवान है। जैसे एग्जाम्पल राम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो रावण। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो और ले लो कृष्णा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रिटेन। मेनली पावर का मतलब सेवा करना, और जब भी आप पावर का उपयोग करोगे लोगों के खिलाफ, तो वहां पे राक्षस की कैटेगरी में आ जाओगे। और जस्ट यही चीज अमेरिका में हुआ। ये रहा आपका फेज 2 बोस्टन नरसंहार। हम